नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज में। तो पहला लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा और अपना नोट साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, तो यहाँ पर जो है आपको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल का, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक लेजिस्लेटर है इंडिया में, जो कि रिसेंट इलेक्शंस हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें तो यहाँ पर वोट किया है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इन एलिजिबल है, दैट इज अयोग्य हो गया। यहाँ पर अयोग्य हो गया किसमें? तो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, यानी कि लास्ट राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें जो है अयोग्य हो गया, लेकिन यहाँ पर वोट किया है जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में। तो इसका मोस्ट लाइकली रीजन क्या है, यानी कि संभावित कारण इसका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अब दोनों को यहाँ पर क्लासिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो देखिए, क्लासिफिकेशंस करने के लिए हम यहाँ पर चार्ट को डिस्कस करें। तो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग कौन कौन लेता है। तो देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग लेता है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल भाग नहीं लेता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा के जो है इलेक्टेड और साथ ही साथ नॉमिनेटेड दोनों यहाँ पर मेंबर भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर भाग नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर भाग नहीं लेता है। जबकि इसके जगह पर ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो इसमें भाग लेता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। यानी कि इलेक्टेड मेंबर ही होना चाहिए किसमें? तो यहाँ पर MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए राज्य का, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्टेट का, और स्टेट का होना चाहिए, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के यहाँ पर होना चाहिए। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। उसका देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट यूटी ऑफ द, तो देखिए नॉमिनेटेड मेंबर तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ना ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना ही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेता है। अब देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन आके यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्या कहता है कि ही इज ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, काउंसिल का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि जो MLC होते हैं वो MLC जो होते हैं वो ना कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना ही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, ही इज मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो देखिए मेंबर हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये चुनाव अगर जीते हैं तो यहाँ पर ये भाग लेंगे दोनों के इलेक्शन में, दोनों के इलेक्शन में भाग लेंगे, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। अब देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और ना ही यहाँ पर लेते हैं किसमें, जो है राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति दोनों में नहीं लेते हैं। और देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज ए राज्यसभा, राज्यसभा के यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, यहाँ पर रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताना है, यानी कि भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना है कि प्रेसिडेंस का, यानी कि राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि विवेकाधीन पावर के बारे में बताना है। तो देखिए, इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अब देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगता जो है कब किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 356 के अनुसार लगता है। अब देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 356 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑन द स्टेट ऑफ द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को,
तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा देंगे। तो इनका ये विवेकाधीन पावर नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज अ नो क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। जी हाँ, अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो अब प्रेसिडेंट का यहाँ पर जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसको बुलाएं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द जो है लीडर जो है जो होते हैं लोकसभा में, उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं अपना विवेक, और जो है यहाँ पर लगाते हैं पता अपने विवेक से कि किस लीडर को यहाँ पर बुलाया जाए जो कि यहाँ पर लोकसभा में जो है अपना मेजोरिटी प्रूव कर सके और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने। तो ये इनका विवेकाधीन शक्ति है, पावर है। अब देखिए, आस्किंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर देयर डिसीजन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई बिल जो है यहाँ पर पास हो गया है तो जब राष्ट्रपति के पास जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है उसको क्या कर सकते हैं, तो या तो जो है बिल को एसेंट दे देंगे तो पास हो जाएगी, या फिर उसको रख लेंगे अनिश्चित काल के लिए, पॉकेट वीटो होती है, या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करते, अपना विवेक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि उनको करना क्या है। उनको कोई नहीं है, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं, या फिर उसको जो है रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में उनको पास करना पड़ेगा, यानी एसेंट देना पड़ेगा। तो ये देखिए इनका विवेक यहाँ विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है। उसका देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी, यानी कि लोकसभा में मेजोरिटी जो है लॉस्ट कर चुके हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर तीन ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा, ओनली 3 जो है यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि एक नागरिक जो है मानता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑफिस में आए हैं तो विदाउट प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के आए हैं। जी हाँ, प्रॉपर जो है अथॉरिटी के नहीं आए हैं, तो कौन सा रीट यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्वायरी करेगा, तो लीगलिटी ऑफ द ऑफिशियल। तो लीगलिटी ऑफ ऑफिशियल के लिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कौन सा यहाँ पर करेगा। यानी कि एक नागरिक का मानना है कि किसी सरकारी अधिकारी ने उचित कानूनी अधिकार के बिना कोई पद ग्रहण कर लिया है, तो कौन सी रीट भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस अधिकारी के पद के दावे की वैधता की जांच करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं, जिसके तहत 5 तरह के रिट जो है जारी होते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद जो है 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल यहाँ पर 32 के तहत 5 रिट यहाँ पर जारी करता है। तो 5 रिट में जो है आपको ध्यान रखिएगा कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पर हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस यहाँ पर यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसका देखिए ध्यान रखिएगा सर्टी ओररी हो जाएगा, क्यू वारंटो हो जाएगा, मैंडमस हो जाएगा, और एक होता है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। तो लेकिन यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है आंसर यहाँ पर क्यू वारंटो है। जी हाँ, क्यू वारंटो है यानी कि अधिकार परीक्षा है, यानी कि इसमें जो है ध्यान रखिएगा 5 तरह के रिट है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि व्यक्ति के संबंध में न्यायालय आदेश जारी करता है किसी दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया, यानी कि मान लीजिए पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, तो यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर आदेश कोर्ट देगा कि उसको जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, और उसके बाद मामले की जांच होगी, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अगर अवैध होगा तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। तो यानी कि इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्यू वारंटू जैसा मैंने बताया कि ये जो है कोर्ट आदेश देता है किसी सरकारी अधिकारी ने उचित कानूनी अधिकार के बिना कोई पद ग्रहण करता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय
को अधिकारी के पद की दावे की वैधता की जांच करने के लिए क्यू वारंट हो, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा इसको ध्यान रखिएगा बोल सकते हैं, यानी कि अधिकार वारंट। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो इस तरह से पांचों रीड को जाके पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।